हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। मैं प्रेरणा आप लोगों का स्वागत करती हूँ प्रेरणा लर्निंग हब में। और आज हमारा 8 चैप्टर चल रहा है, जो कि है हमारा भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव। इससे पहले के 7 चैप्टर हो चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कभी हमारा क्लास 6 का एनसीईआरटी का बुक चल रहा है, ज्योग्राफी का। और ये आज का हमारा 8 चैप्टर है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के बुक का। ठीक है, अब देखते हैं कि एनसीईआरटी के बुक में इसके बारे में क्या बताया गया है। अगर इसकी बात करें तो ये ज्योग्राफी के अंदर भी आता है और ईवीएस के भी अंदर आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको जितना वीवीआई कीजिए उतना कम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी जो कि बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बीपीएससी तैयारी में पीछे जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा जा चुका है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ मेरी बातों को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आज हम 8 चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, ज़रूर पढ़ते हैं। साथ ही टेलीविज़न पर भी देखते हैं, दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए भी सुनते हैं। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम के बारे में बता रहा है कि वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन हो रहा है उसे मौसम कहा जाता है। और मौसम 4 प्रकार के होते हैं। मौसम 4 प्रकार के होते हैं और वो कौन सा, आपको थोड़ा सा इसका बेसिक समझाती हूँ, उसके बाद हम एनसीईआरटी के बुक पे वापस आएंगे। ठीक है, अब चलिए एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो मौसम के बारे में, मौसम यहाँ पे लिख लेती हूँ। मौसम आपको एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास करती हूँ, समझिएगा। मेरे हैंडराइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। मौसम जो है 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। ठीक है, अब पहला कौन सा है, शरद ऋतु। शरद ऋतु। और दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। दूसरा हो जाएगा हमारा ग्रीष्म ऋतु। हैंडराइटिंग को थोड़ा इग्नोर करने का कोशिश कीजिएगा, बस मेरी बातों को आप समझिए। ठीक है, अब तीसरा हो जाएगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। और हमारा 4th एंड लास्ट हो जाएगा शरद ऋतु। शरद ऋतु। ठीक है, अब देखिए ये ऋतु जो है कहाँ से कहाँ तक, किस महीने से किस महीने तक होता है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। शरद ऋतु का बात करें तो ये हमारा जो है दिसंबर से फरवरी तक रहता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, दिसंबर से, समझ जाइएगा, दिसंबर से फरवरी। दिसंबर से फरवरी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा मेरी बातों को। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु का बात करें तो ये हो जाता है हमारा मार्च से मई। मार्च से मई तक, मार्च से लेके मई तक। अगर वही हम वर्षा ऋतु का बात करें तो ये हो जाएगा हमारा जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक, शॉर्ट में लिखी हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, और शरद ऋतु का बात करें तो ये हो जाएगा हमारा अक्टूबर से नवंबर तक। नवंबर तक। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि जैसे पूछ लिया जाएगा शरद ऋतु किस महीने से किस महीने तक होता है, तो दिसंबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु कब होता है, तो मार्च से मई तक। और वही अगर शरद ऋतु के बारे में पूछ लेगा तो अक्टूबर से नवंबर तक। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए एनसीईआरटी के बुक पे वापस आ जाते हैं। ये हमारा बेसिक था, आपको एनसीईआरटी के एक पेज का निचोड़ में बताई हूँ इतना, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए वही यहाँ पे आपको बताने का कोशिश किया एनसीईआरटी के बुक में कि तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म होता है तो कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है।
आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्मी में कौन ही ऊनी वस्त्र पहनेगा, वही बोल रहा है इसमें। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। गर्मी के मौसम में आप ठंडा खाना पसंद करते हैं, ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं और हल्के कपड़े पसंद करते हैं पहनना, वही इसमें बता रहा है। बच्चों की तरह समझाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। आप समझिएगा, ये सब बच्चे वाला चीज़ है। क्लास 6 में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, उसी को समझाने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है, इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज़ हवाएं चलती है। उन दिनों में आप गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं। ठंड में जब ठंडी हवाएं चलती है तभी तो हमें ठंड लगती है, और उस टाइम जो है हमें गर्म खाना पसंद होता है। ये सबको होता है, गर्म पानी पिएगा, गर्म खाएगा, गर्म गर्म कपड़े पहनेगा। गर्म कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं कि गर्म कर लो गैस पे या फिर आग में उसके बाद पहनो, ऐसा नहीं। गर्म कपड़े कहने का मतलब है ऊनी कपड़े, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वही चीज़ बताया कि भारत में प्रमुख ऋतु, मतलब ऋतु को मौसम भी कहते हैं, होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसमें भी बताया गया है कि दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है जिसे शरद ऋतु कहते हैं, और मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है जिसे कि गर्मी कहते हैं, गर्म दिन, जिसको ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून का असर होता है, इसे वर्षा ऋतु कहा जाता है। और अक्टूबर से नवंबर में मानसून लौटने का मौसम होता है, इसलिए इसे शरद ऋतु कहा जाता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे मैं एक स्लाइड में समझाने का कोशिश की थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको कहीं पे भी समझने में परेशानी होगा या फिर दिक्कत होगा तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे शीत ऋतु। अब बोल रहा है शीत ऋतु के बारे में आपको एनसीईआरटी के बुक में समझाने का कोशिश किया गया है, देखिएगा ध्यान से। ठंड मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। कहने का मतलब है ठंड के मौसम में जो है सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। अगर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी तो वहाँ पे जो है कि गर्मी नहीं होगा। आपको ये क्यों होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है ऋतु परिवर्तन का, मैं पहले चैप्टर में ही बता चुकी हूँ, क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे अक्षांश और देशांतर, उसी टाइम बताई हूँ, ठीक है। आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु के बारे में क्या कहा गया है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया गया है कि गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। अगर कहीं पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो वहाँ ऑफकोर्स गर्मी होगी। तापमान बहुत अधिक हो जाता है और दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें चलती है, जिसे लू कहते हैं। ये एकदम वीवीआई है, जिसको आप इसको जितना वीवीआई कीजिएगा उतना ही कम है, क्योंकि ये बीपीएससी तैयारी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बीपीएससी तैयारी में पूछा गया क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में जो गर्म और शुष्क पवन चलती है उसे क्या कहा जाता है, उसे लू कहा जाता है। ये स्थानीय पवन का नाम है, लू। स्थानीय पवन का नाम और भी होता है, जैसे कि लू हो गया, काल वैशाखी हो गया, अम्र वर्षा हो गया, ये सारी स्थानीय पवन कहलाती है जो कि गर्मी के मौसम में चलती है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में, जिसे वर्षा का मौसम भी कहते हैं। अब इसके बारे में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे, यह मानसून आगे बढ़ने का मौसम है, आने या आगे बढ़ने का मौसम है। इस पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। मतलब बंगाल की खाड़ी, अगर आप मैप को ध्यान से देखिएगा तो मैं आपको मैप के थ्रू समझाने का कोशिश करती हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि ये है हमारा क्या है, BOB है,
BOB का मतलब है बंगाल की खाड़ी। और ये है हमारा अरब सागर। अरब सागर, ये है हमारा अरब सागर। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। एनसीईआरटी के बुक में बोला गया है कि वर्षा ऋतु में जो है पवन जो है इधर से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तरफ से स्थल की ओर बहते। स्थल मतलब ये स्थल, लैंड एरिया को स्थल बोलते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो है स्थल की ओर बहती है, इस तरीके से बहती है। और जब इस तरीके से बहते हुए जाती है तो यहाँ पे आपको पता है हिमालय है, और यहाँ से जब टकराती है तो झमाझम बारिश करवाती है। ठीक है, यही यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में बताया गया है कि वर्षा के मौसम में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पवनें जो है स्थल की ओर जाती है, और वहाँ से पहाड़ों से टकराने के बाद झमाझम बारिश होती है। वही यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में समझाने का कोशिश किया गया है। वर्षा ऋतु आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है शरद ऋतु। शरद ऋतु मतलब शरद ऋतु को मौसम लौटने का ऋतु भी कहते हैं। मानसून के लौटने का मौसम होता है कौन सा? शरद ऋतु। अब मानसून का लौटना किसको कहते हैं? देखिए, आपको भी एक इसी जो है मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जब शरद ऋतु आती है तो क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको क्लीन कर लेती हूँ। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। वर्षा ऋतु समझ गए। अब देखिए शरद ऋतु में क्या होता है। शरद ऋतु में जैसे कि इधर ग्रीष्म, वर्षा ऋतु में पवनें अरब सागर और बंगाल के खाड़ी से लैंड की तरफ जा रही थी, और वो होते हुए इस तरीके से इधर पूरे निकल जाती है, और यहाँ पे हिमालय जो है यहाँ से टकराएगी, और यहाँ से टकराने के बाद पवनें रुक के वर्षा करवा देती है। इतना समझ गए थे आप लोग वर्षा ऋतु के बारे में। अब देखिए शरद ऋतु या फिर मानसून लौटने का जो होता है उसके बारे में, उस प्रोसेस के बारे में आपको समझाती हूँ। ये है हमारा BOB। ठीक है, अब देखिए मानसून लौटने का मतलब है कि जो मानसून इधर गई थी वो अब वापस आ रही है, इधर वापस आ रही है। तब क्या होगा, इसी को मानसून लौटने का समय बोला जाता है, शरद ऋतु को। इसी को रिट्रीट मानसून कहा जाता है। रिट्रीट मतलब लौटना। और यही मानसून जो है यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, वर्षा करवाती है। यही मानसून, रिट्रीट मानसून जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा करवाती है शरद ऋतु में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा करवाती है रिट्रीट मानसून। इतना समझ होंगे आप लोग। अब देखिए एनसीईआरटी के बुक में क्या कहा जा रहा है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है। एक भी चीज़ छोड़ने का मतलब है कि अपना रिजल्ट खुद से ख़राब करना, तो हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अभी मैं बताई, यह मानसून लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में वर्षा मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। देखिए यहाँ पे जलवायु एक इम्पोर्टेंट आ गया, इम्पोर्टेंट वर्ड जलवायु। जलवायु क्या होता है? कई वर्षों में मापी गई मौसम का औसत दशा। मौसम होता है जैसे कि आज का मौसम कुछ और है, कल का मौसम कुछ और हो जाएगा, लेकिन जलवायु जो होता है 100, 150, 200 साल का भी हो सकता है औसत। इतने लंबे समय का जो मौसम का औसत होता है उसे जलवायु कहा जाता है। और जो है भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। और यहाँ पे देखिए मानसून शब्द अरब भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम।
मानसून का जो शब्द है, मानसून शब्द, वो मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की उष्णकटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। उष्णकटिबंध होने के कारण भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंध में है। आप मैप में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो भारत है उत्तर पूर्व में है और ये उष्णकटिबंध के अंतर। इतना समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में जो कृषि है वो वर्षा पे निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि वर्षा के कारण पानी जो है प्रचुर मात्रा में मिल जाती है खेतों को और फसलों को, तो पटवन नहीं करना पड़ता है। वही बोल रहा है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। यही अच्छा मानसून कहलाएगा जब वर्षा पर्याप्त होगा। अगर वर्षा पर्याप्त होगा तो फसल उत्पादन भी पर्याप्त होगा, क्योंकि भारत की जो कृषि है वर्षा पे ज़्यादातर निर्भर करती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स में भी कुछ दिया है, हमको एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम देना है तो फिर अगर एक भी लाइन छोड़े तो रिस्क हो जाता है ना। तो इसको भी, बॉक्स को भी पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। अगर किसी मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? बोल रहा है अगर वर्षा नहीं होगा या फिर कम होगा तो क्या होगा? सही उत्तर का चिन्ह लगाइए। फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी? अगर वर्षा कम होगी या फिर नहीं होगी तो फसल प्रभावित होगी। नहीं होगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? ज़मीन के अंदर से अंडरग्राउंड वाटर निकाल के, जो मोटर से निकालते हैं, उससे पटवन कर लेंगे। इससे प्रभावित हो सकती है फसल। ठीक है, ये समझ में आ गया। कुएं के पानी का स्तर क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अगर वर्षा नहीं होगी तो कुएं का पानी का जल स्तर जो है नीचे चला जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है गर्मी का मौसम लंबा होगा। अगर वर्षा नहीं होगा तो पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगा तो गर्मी लगेगी, इसके हिसाब से गर्मी का मौसम लंबा हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों के तरह ना, क्लास 6 के बच्चों की तरह समझाया गया है। आओ कर खेल खेलें। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है जो यहाँ नीचे दिया गया है, इतना ही ध्यान में रखना है कि हिंदी में वर्षा को वर्षा कहा जाता है और मराठी में पाउस कहा जाता है और उर्दू में बारिश कहा जाता है और बंगाली में वर्षा कहा जाता है। बस इतना ही चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें कभी कभी पूछ लिया जाएगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है कि किसी स्थान के जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्रों की दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी स्थान के जलवायु जो है वहाँ की स्थिति, ऊंचाई और समुद्र की दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करेगी कि वो कितनी ऊंचाई पर है, समुद्र से कितना दूर है, या फिर कहाँ पे स्थित है, किस अक्षांश या फिर देशांतर के बीच स्थित है। इतना समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली मतलब ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है, जबकि किसी न किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। हमारे भारत में जो है विभिन्न तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जाति के आधार पे ले लीजिए, या फिर भाषाई आधार पर ले लीजिए, या फिर मौसम के आधार पे ले लीजिए। आपको किसी कोने में अगर आप चले जाइएगा गुजरात की तरफ तो वहाँ पे आपको सामान्य मौसम मिलेगा। वही अगर राजस्थान में चले जाइएगा तो आपको मरुस्थल ही मरुस्थल दिखाई देगा। वहाँ पे तो सालों तक बारिश भी नहीं होती है। वही अगर मेघालय के मासिनराम में चले जाइएगा तो वहाँ पे इतनी बारिश होती है तो कई दिनों तक, कई महीनों तक होती ही रहती है। वही बोल रहा है कि हमारा भारत जो है विभिन्नता से भरी हुई है।
इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा आ गया वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक वनस्पति क्या है। घास, झाड़ियों तथा पौधों के बिना जो उग जाता है, मतलब कहने का मतलब है घास, झाड़ियों एवं पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है कि वैसा घास, वैसा झाड़ी, वैसे पौधे जो मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं, उसे वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। इतना समझ गए आप लोग। वही इसमें कहा गया है। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है, ये सबको अच्छा लगता है। कुछ छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। जो छोटे पौधे होते हैं उसे झाड़ी भी बोला जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके प्रत्येक बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत सी शाखाएं पत्तियों होती है, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष होते हैं जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। और बोल रहा है ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। इन्हें वर्षा की मात्रा अधिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। अभी तो आप लोग भारत में भाषाई आधार पर या फिर जाति के आधार पर या फिर मौसम के आधार पर या फिर वर्षा के आधार पर विभिन्नताएं देखने को मिलती थी आपको, लेकिन वनस्पति के आधार पर भी विभिन्नताएं भारत में देखने को मिलती है। क्यों? वर्षा के कारण जहाँ पे अधिक वर्षा होगी वहाँ पे अधिक बड़े बड़े पेड़, ज़्यादा पेड़ उगे होंगे। जहाँ पे वर्षा कम होगी वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ होंगे। जैसे कि राजस्थान में ले लीजिए, वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ और कटीले होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, सालों साल तक तो वर्षा होती ही नहीं है। इतना समझ गए आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। क्यों है हमें वनों की आवश्यकता। अब बच्चों की तरह तो पता ही आपको कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, इसीलिए हमें वनों की आवश्यकता होती है। और भी चीज़ें आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें जो कि एनसीईआरटी के बुक में कहा गया है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, ये तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। इस मिट्टी के अपरदन को रोकती है, मतलब इस प्रकार के मिट्टी के अपरदन को रोकती है। पेड़ जो है मिट्टी के अपरदन को भी रोकती है। क्योंकि पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी को बांधे रखती है। इतना समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए दिया है, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। गोंद हुआ, शहद हुआ, लकड़ी हुआ, ईंधन, चारा, जड़ी बूटी, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं, काम आते हैं, वो सारे हमें पेड़ पौधे से किसी न किसी रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास है। प्राकृतिक आवास को निवास भी कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आवास और निवास एक ही है। बोला जा रहा है वन जो है वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। और बोल रहा है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि उसका निवास है वो वन, और उसी को अगर काट देंगे तो वो लोग कहाँ रहेगा, वन्य जीव कहाँ रहेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि अगर आप मान लीजिएगा आप घर में रहते हैं, उसी घर को तोड़ देंगे तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ से चले जाइएगा, वहाँ से भाग जाइएगा। वही तरीका है कि अगर पृथ्वी पे कहीं भी घर नहीं बचेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कहीं भी नहीं रह पाइएगा, तो मर जाइएगा। वैसे ही हो जाता है कि वनस्पति जो एक समाप्त हो रही है, जिसके कारण वन्य जीव भी विलुप्त होते जा रहे हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को उनके पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे कि वन महोत्सव मानकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल करते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं।
ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये बस ऐसे ही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने से, ठीक है। कुछ ऐसे ही समझाने का प्रयास किया गया एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, लीला के माता पिता उनके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा, प्रत्येक जन्मदिन पर उन्हें अलग अलग पौधे को रोपा। मतलब इसमें बताया गया है कि आप किस तरीके से पेड़ को लगा सकते हैं। आप अपने जन्मदिन पे लगाइए, या फिर कोई अच्छा काम हो तो उसमें लगा लीजिए पेड़। इस तरीके से पेड़ लगाइएगा तो पेड़ का मात्रा अपने आप बढ़ते जाएगा इस पृथ्वी पे। वन्य जीव सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि पेड़ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। एक पेड़ बना है एग्जाम्पल के थ्रू, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, दवाई, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, रबर, इमारती लकड़ी, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास, गोंद एवं लाख, फल, शहद। इतनी सारी चीज़ें हमें वन से प्राप्त होती है। इतना समझ गए आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट है वन्य प्राणी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आई कर लीजिए। जिसमें एक भी लाइन मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप गए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी में पूछा गया है। आप जब देखिएगा बीपीएससी तैयारी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आपको इसमें बहुत सारा चीज़ मिलेगा। मैं देखी हूँ, अब आपको भी शायद दिखाई हूँ। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें अगर पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे मिलेगी जो कि बीपीएससी तैयारी में पूछा गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं को हजारों प्रजातियों तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों एवं कृमियों का निवास होता है। ये सारे जो है जीव जंतु का जो है प्रकार है, टाइप है। सरीसृप, उभयचर जो पानी और स्थल दोनों में रहते हैं, पक्षी, स्तनधारी, कीट और कृमि, वही बोल रहा है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये तो सबको पता होगा, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। गुजरात के गिर में एशियाई शेरों का निवास है। ये बहुत बीपीआई कर लीजिए, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी तैयारी में पूछा गया है कि एशियाई शेर कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप बताइएगा गुजरात के गिर वन में। इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, गुजरात, ग से गुजरात, ग से गिर, ठीक है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी और एक सींग वाला गैंडा जो है असम के जंगलों में घूमते हैं। ज़्यादातर एक सींग वाला गैंडा यहीं पे आपको देखने को मिलता है असम में। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। हाथी जो है केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान और जंगली गधा कच्छ केरल में पाए जाते हैं। ऊँट जो है रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार मूवी में भी देखे होंगे, ऊँट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और जंगली गधा जो है कच्छ केरल में पाए जाते हैं। और बोल रहा है जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। मतलब ये सारे जगह पाया जाता है। बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल, ये सारे मतलब पूरे इंडिया में पाया जाता है, कहीं भी, वही बोल रहा है। भारत में पक्षियों को भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो सबको पता होगा। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनके प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों एवं पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। तोता, कबूतर, बुलबुल, बत्तख और उल्लू, बहुत सारे पक्षी हैं। आप किसी का भी नाम बता सकते हैं। ये बच्चों की तरह एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश किया गया। और इसमें जितने भी वीवीआई मैं बोली हूँ वो सारा बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा गया क्वेश्चन है या फिर पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं उसको वीवीआई की हूँ, तो आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती है। उनमें कोबरा एवं कैरत प्रमुख है। कोबरा और कैरत जो है भारत में पाए जाते हैं। सांप भी पाए जाते हैं।
वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजाति तेजी से घट रही है। आपको तो अभी तुरंत बताया कि वन जो है वन्य जीव का प्राकृतिक आवास होता है। अगर उसी को काट देंगे, अगर उसी के घर को काट देंगे तो उस पे तो खतरा मंडराएगा ही। और इतना ही नहीं, हम वन को तो काटते हैं, वन्य जीव को भी मारते हैं, हम उसका शिकार कर लेते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके तरफ जो है सरकार अपने योगदान दे रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बहुत सारी प्रजातियां जो समाप्त भी हो चुकी है, उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्त परियोजना तथा परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम मानचित्र, उनकी स्थिति बता सकते हैं? मतलब इसको बचाने, वन्य जीव को बचाने के लिए सरकार जो है अच्छे से, मतलब जितना हो सकता है उतना काम कर रही है। प्रोजेक्ट टाइगर लाया, हाथी प्रोजेक्ट लाया, या फिर उसके जो है राष्ट्र उद्यान बना रहे हैं, या फिर उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित किया जा रहा है। बहुत सारे चीज़ किया जा रहा है, नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, वही बोल रहा है एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ बोल रहा है वन्य जीव के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों, हड्डी, सींग तथा पंख बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। शिकार इसीलिए तो किया जाता है, उनके हड्डी या फिर सींग या फिर पंख से बना कुछ भी, मतलब प्रोडक्ट बना दिया, फिर उसको बेच दिया। जैसे कि मोती जो कैसे बनाया जाता है? सींग से। हाथी का जो मान लीजिए कि सींग जो काटा जाता है, उसका तस्करी किया जाता है, उससे ही मोती बनाया जाता है। और सारी चीज़ें भी बहुत बनाई जाती है। अगर हम उन सारी चीज़ों को खरीदने से मना कर दें जो कि हड्डी या फिर पंख या फिर सींग से बना हुआ हो, तो हो सकता है कि लोग उसको मारना थोड़ा बंद कर दें। ठीक है, अब बोल रहा है हम लोग अक्टूबर से पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को आरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। इतना समझ गए आप लोग? अब नेक्स्ट चलिए। अब देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम अभ्यास को भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम किसी भी चीज़ को, किसी भी लाइन को मिस नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए मैं चैप्टर के साथ साथ अभ्यास को भी कराती हूँ। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सी पवनें भारत में वर्षा ऋतु लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें हो जाएगा मानसूनी पवन। ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि भारत में जो है कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, और भारत की बहुत सारी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। ये तो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बोल रहा है तीसरा, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति कहने का मतलब है वैसा वनस्पति जो, या फिर वैसा घास, झाड़ी, पौधे जो मनुष्य की सहायता के बिना उगाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, वैसे घास या फिर वैसे झाड़ी या फिर वैसे पौधे जो मनुष्य की सहायता के बिना उगाए जाते हैं या फिर उगते हैं, मनुष्य के हस्तक्षेप किए बिना उगते हैं, उसे वनस्पति मतलब प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। इतना समझ गए आप लोग? अब देखिए नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिनराम कहाँ है? ये मेघालय में। मेघालय के मासिनराम में। ये विश्व में जो है सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होता है, मेघालय के मासिनराम में। और मेघालय कहाँ है? मेघालय है इंडिया में। इंडिया के पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं मेघालय। 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। समझ गए आप लोग? अब देखिए, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? ये जो है हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और बोल रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय जो है आर्द्र पवनें
समुद्र से स्थल की ओर बहती है। और बोल रहा है गर्मी के दिन के समय सूक्ष्म तथा गर्म पवनें चलती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें लू कहा जाता है। यह स्थानीय पवन का नाम है। और सारी पवनें होती है जैसे कि लू हो गया, अम्र वर्षा हो गया, काल वैसाखी हो गया, ये सारी गर्म पवनें हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में देश के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है। शरद ऋतु में, शरद ऋतु में या फिर शीत ऋतु भी बोल सकते हैं। शीत ऋतु में जो है कि बहुत अधिक वर्षा होती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये तो मैं आपको अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाई हूँ कि रिट्रीट मौसम, जिसे लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है, उसी से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा होती है। और बोल रहा है गुजरात के देश वन, देश का निवास है। यहाँ हो जाएगा गुजरात का गिर वन, एशियाई शेरों का, एशियाई शेरों का, एशियाई शेरों का निवास स्थान है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के बुक में मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया गया है कि आपको भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसका राज्य का नाम और राजधानी दिया गया है। आप इसको याद कर लीजिएगा। याद कैसे कीजिएगा, 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा 3-4 बार तो आपको याद हो जाएगा। ये मतलब एग्ज़ाम में जल्दी नहीं आता है, लेकिन ये जनरल नॉलेज में आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर पूछ लिया तो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा, आपसे पूछ के थोड़ी सेट करेगा कि यहाँ से करूँ या नहीं करूँ, इस तरीके से आपसे नहीं पूछेगा। इसीलिए आप अगर एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है तो आप 1-2 बार उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा क्लास 6 का जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी था वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्लास 7 का स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरा एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसको आप लोग देख लीजिएगा कि आगे किस तरीके से हमें तैयारी करना है। एनसीईआरटी तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन और क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आगे बताऊंगी। एक वीडियो लाऊंगी उसके थ्रू कि मैं सचिन एकेडमी का कोर्स ली हूँ, उसके थ्रू आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर कोई भी परेशानी हो इस चैप्टर से संबंधित या फिर क्लास 6 के एनसीईआरटी के संबंधित तो आप हमको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर दूंगी या फिर उसके आपके समस्याओं का समाधान लेकर आऊँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।